कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्म यदि मैनिफेस्ट होना चाहते हैं, प्रतिफलन होना चाहते हैं, तो वो जमीन के माध्यम से ही होते हैं। मैं जयपुर से पंडित सतीश शर्मा, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी, और मैं अमर उजाला के देहरादून स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। मेरे को पूरा जीवन बीत गया गुरु के आदेश से सरकारी अधिकारी पद छोड़ के, और मैं इस विद्या में उतरा और बहुत बड़ी सफलता भी मुझे मिली। पर मुझे सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब राजस्थान ब्रिज कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स मेरे पास आए और बोले, साहब हर महीने 4-5-6 मजदूरों की मृत्यु हो रही है और 60 मृत्यु हो चुकी हैं और हम हताश हैं, क्या करें, हमारी कंपनी बंद होने जा रही है और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने दिल्ली के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए हैं। मैं गया, इंजीनियर्स की यूनियन की गाड़ी में बैठ के गया, मुझे बड़े सम्मान के साथ ले गए, बड़ी उम्मीद के साथ। मैंने छोटे से करेक्शंस कराए, उनके 2-3 बीघा ज़मीन में ऑफिसेज वगैरह थे, क्रशर्स थे। उन करेक्शंस के कराने के बाद थोड़े दिन में ऐसा परिवर्तन आ गया कि उसके बाद आज तक एक भी डेथ नहीं हुई है। और वो कंपनी जो बंद होने जा रही थी, सरकार जिसको बंद कर रही थी, वो आज 3000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मेरा संबंध टर्नओवर से नहीं है, मैं इतनी जानें बचा सका, उसकी खुशी जो अंदरूनी होती है ना, वो बेमिसाल है, उसका वर्णन भी नहीं किया। ऐसे कुछ मामले मेरे जीवन में हैं जब हम बहुत बड़ी सफलता ला पाए हैं। निश्चित है कि मानवता के हित में किए गए कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के होने चाहिए और उससे जो हमको खुशी मिलती है वो दिव्य है। इसको समझने के लिए हमें, मान लीजिए आपने एक जन्म लिया, किसी ने, उसको सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ और इसलिए आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा नहीं। फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ी, आप अमीर हैं इसलिए ज़्यादा पानी पिएंगे और मैं गरीब हूँ इसलिए कम पानी पीऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको भोजन की ज़रूरत पड़ी, आप अमीर हैं तो आप ज़्यादा रोटियाँ खाएंगे, नो, और मैं गरीब हूँ इसलिए कम खाना खाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दो व्यक्तियों में अंतर कैसे आया? आप अमीर कैसे हुए और मैं गरीब कैसे रह गया? ये जो ज़मीन है जो आप में और मुझ में अंतर उत्पन्न करती है। मैं मेरे जीवन भर के अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्म यदि मैनिफेस्ट होना चाहते हैं, प्रतिफलन होना चाहते हैं, तो वो ज़मीन के माध्यम से ही होते हैं। ना पानी, ना ऑक्सीजन, ना भोजन। अमीर गरीब का भेद कौन उत्पन्न करता है? जमीन, मकान, भूखंड। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जमीन कभी भी निष्फल नहीं होती, या तो उत्थान कराती है या पतन। आपके भूखंड की ऊर्जा यदि अधिक है और उसमें आप वास करते हैं, तो आपकी जमीन की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपकी ऑरा को बढ़ाएगी, आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। पर यदि भूखंड डिफेक्टिव है, क्रैक्स हैं, उसमें रूखा सूखा प्लॉट है, उर्वर नहीं है, उपजाऊ नहीं है, पानी की कमी है, उसमें कीड़े हैं, उसमें दीमक है, उसमें हिंसा हुई है, उसमें लहू छुपा हुआ है, धातुएं छुपी हुई हैं, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा है और मकान की ऊर्जा कम है, तो हमारे शरीर की ऊर्जा मकान में चली जाएगी, नतीजा हमारा पतन हो जाएगा। तो एक आदमी के, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्लॉट की ऊर्जा का। एक मकान केवल जिसके नाम से ज़मीन है उसके लिए नहीं होता, उसमें वास, उसके पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, कई बार भाई भतीजे, साले वगैरह भी रहते हैं। पर ऋषियों ने किसी मकान में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उन्होंने क्षेत्र का निर्धारण कर दिया कि इधर बड़ा बेटा रहेगा, इधर छोटा बेटा रहेगा, इधर बहू रह सकती है, इधर सास रह सकती है, इधर बच्चे पढ़ेंगे। तो जैसे जैसा उनका स्थान है उसके अनुरूप वास्तु के नियमों के अधीन परिणाम आते रहेंगे। वराहमिहिर जैसे विद्वान ने, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, पश्चिम दिशा को विद्याभ्यास के लिए बताया। शर्त एक, बच्चे उत्तर में मुंह करके सोएं। वो बुजुर्ग जो अब कमा नहीं रहे हैं, तो वो गृहस्वामी तो अवश्य हैं, परंतु उनको उत्तर दिशा में स्थान दिया जा सकता है। पूर्व दिशा में कुछ भी बनाया जा सकता है, पूर्व दिशा और ईशान कोण के बीच में। ईशान कोण ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट, जिसमें मंदिर की पूजा की पद्धतियाँ रखी जा सकती हैं। अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए, क्योंकि गत जन्मों के कर्मों का परिपाक, कर्म ऊर्जा का परिपाक अग्निकोण से ही होता है। अगर कोई स्त्री 2-3 घंटा भी किचन में बिता ले
तो वो शासन करने में समर्थ हो जाती हैं। वायव्य कोण में ड्राइंग रूम बनावें जिससे बहुत ज़्यादा देर नहीं लोग रुकें। एक बात और भी है, ऋषियों ने पश्चिम दिशा से वायव्य कोण के बीच में एक ऐसा कमरा या लिविंग रूम प्रस्तावित किया था जहाँ आश्चर्य होगा आपको सुन के, अब वहाँ बैठो, थोड़ी देर बात करो, थोड़ा सा विवाद हो, अपना आप आंसू आने लगते हैं। उसका नाम ही रोदन कक्ष रख दिया। उसका परिणाम क्या आया? शाम को खाना वाना बनाने के बाद बहू बेटे सब इकट्ठे हुए वहाँ बातचीत की लिविंग रूम में, और सारे गिले शिकवे वहीं दूर हो जाते थे। तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सारे डिप्रेशन, रिजेक्शन से सब वहीं गल जाते थे आंसुओं के साथ ही। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था दी थी ऋषियों ने, जिसको आधुनिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर हमने अनुभव में पाया कि ये सत्य है और इसके अच्छे परिणाम आते हैं। आम आदमी अगर किसी वास्तुशास्त्री के पास नहीं जा सकता तो उसे ये करना चाहिए कम से कम कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा भारी नहीं होनी चाहिए मकान की। ऐसे मकान शास्त्रों में दैत्य पृष्ठ कहलाए गए हैं जो बर्बाद कर देते हैं। दक्षिण ऊंचा और पश्चिम ऊंचा, ये दोनों ऊंचे हों तो ऐसे मकान की संज्ञा गज पृष्ठ कहलाई है शास्त्रों में। ऐसे मकान समृद्धि और सफलता देते हैं। मोटे तौर से बुजुर्गों ने शास्त्रों की बात को इस तरह से कहा है, दक्षिण भारी उत्तर हल्का, पश्चिम भारी पूरब हल्का। इसका पालन अगर कर लें, परंतु द्वार योजना जो है बहुत शानदार है वास्तुशास्त्र की, वो वास्तु सम्मत हो तो सफलता का औसत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लैट्स में बहुत सारे वास्तु नियमों की पालना नहीं हो पाती है। खास तौर से 4 मकानों के बीच में एक शाफ्ट रखी जाती है जो कि पाइपलाइंस के लिए या ब्रीदिंग स्पेस के लिए होती है और रोशनी के इंतजाम के लिए, पर उस शाफ्ट के कारण से मकान का एक कोना कट जाता है जो कि वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा दोष है। तीसरा, फ्लैट कभी भी वर्गाकार या आयताकार आकृति में नहीं होते हैं तो वास्तु वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और मान लीजिए ये उंगली छोटी है आपकी, या तो इसको 100 साल तक गाली देते रहो छोटी है छोटी है छोटी है, या स्वीकार कर लो कि हमको इसके साथ ही जीना है। अगर आपको भगवान ने बहुत बड़ा नहीं बनाना है तो आपको वास्तु बोधत मिलेगी भी नहीं। आपकी जन्म पत्रिका में कोई ऐसा दोष डाल देंगे कि आप वास्तु सम्मत मकान नहीं बना पाओगे। इसलिए फ्लैट्स को लेके मेरी ओपिनियन बहुत अच्छी नहीं है और ज़्यादातर बिल्डर ये दावा करते हैं कि हमने वास्तु सम्मत बनाया है, पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ ज़्यादातर बिल्डर वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए, ये विषय राष्ट्र की सम्मति से जुड़ा हुआ है। भारत राष्ट्र ने एक नीति बनाई हुई है कि इकोलॉजिकल कन्वीनियंस है ना, पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं की जाए। इसी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पहाड़ के क्षेत्रों में कुछ बनाने के लिए। मेरे को आपके अमर उजाला ज्योतिष महाकुंभ में कई लोग ऐसे आए जो इस बात से पीड़ित हैं कि उनकी जगह सड़क बना दी गई और वो पलायन करने को मजबूर हुए। यह विषय केवल ज्योतिष या वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के कानून और निजी सुख साधनों में समन्वय की बात है। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि ईश्वर के विधान में कम से कम परिवर्तन किया जाए। इसलिए पर्यावरण के नियमों की, पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता पहले करनी चाहिए। मैं ये मानने वालों में हूँ कि राष्ट्र हित में व्यक्तिगत बलिदान दिए जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।